बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत वित्तीय नियोजन पर चर्चा करेंगे। गत वीडियो में हमने वित्तीय प्रबंध और वित्तीय निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए बच्चों, जो वित्तीय प्रबंध होता है और वित्तीय नियोजन है, दोनों ही अलग अलग हैं। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। देखिए बच्चों, वित्तीय नियोजन के अंतर्गत हमें किस कार्य के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, किस समय वित्त की आवश्यकता होगी, यह देखा जाता है। जबकि वित्तीय जो प्रबंध है, इसके अंतर्गत हमें कहाँ से धन प्राप्त करना है और उस धन को कहाँ निवेश करना है, कहाँ से हमें वित्त प्राप्त करना है, वित्तीयन के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ जो लाभ कमाया जाता है निवेश करने पर, उस लाभांश से संबंधित इसमें क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर निवेश कहाँ किया जाएगा, किस कार्य के लिए कितने वित्त का निवेश किया जाएगा। देखिए, स्थायी संपत्तियों के लिए कितना निवेश किया जाएगा, कार्यशील पूंजी के रूप में कितने वित्त का निवेश किया जाएगा, वो देखा जाता है। वित्तीयन के अंतर्गत कहाँ से हम वित्त प्राप्त करेंगे, किन स्रोतों से वित्त प्राप्त करेंगे, उनकी क्या लागत आएगी, व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखा जाता है। लाभांश, जो लाभ होगा उसका अंश पूंजी धारकों को कितना वितरण किया जाएगा और कितना संचित आय के रूप में रखा जाएगा, यह देखा जाता है। इसके बारे में वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कार्य किया जाता है। और वित्तीय प्रबंध का ही एक जो भाग है वह होता है वित्तीय नियोजन। देखिए, नियोजन के बारे में हम जानते हैं कि योजना बनाना, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाते हैं, इसी प्रकार वित्तीय नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य पर, जो भी कार्य है उस पर कितना वित्त लगेगा, कितना धन लगेगा, साथ ही साथ किस समय धन लगेगा, उसका आकलन किया जाता है। मतलब कितने वित्त की आवश्यकता होगी, किस समय वित्त की आवश्यकता हमें पड़ेगी, साथ ही साथ हम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, इन चीज़ों की योजना बनाई जाती है। सही समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्त को उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए वित्तीय नियोजन किया जाता है। जैसे किसी कार्य के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता है। देखिए, हमें कच्चे माल की क्या है, आवश्यकता है। और कच्चा माल हमें चाहिए, मान लीजिए 10 तारीख को हमें कच्चा माल चाहिए और इसके लिए हमें 10 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। अब यदि 10 तारीख को हमें 10 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाते हैं ताकि हम कच्चा माल प्राप्त कर लें, तो यानी हमारी वित्तीय नियोजन अच्छा है। 10 तारीख को ही 10 करोड़ प्राप्त हो गए तो हमारी योजना बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमें निश्चित समय पर निश्चित धनराशि प्राप्त हो गई। लेकिन 10 तारीख को हमारे पास केवल 1 करोड़ रुपए हैं। अब 1 करोड़ रुपयों से हमारी जो आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हमारा वित्तीय नियोजन कैसा था, बेकार था। हमने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की वित्त के संदर्भ में। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 25 करोड़ रुपए उस दिन हैं, हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन जो ये अधिक वित्त पड़ा हुआ है यह हमारे संगठन को किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करेगा। 10 तारीख को आवश्यकता है और यह वित्त मान लीजिए हमें 25 तारीख को मिलता है। 25 तारीख को हमें वित्त की प्राप्ति होती है और वह भी 10 करोड़ रुपए, तो भी हमारे लिए किसी भी प्रकार से वह वित्त उपयोगी नहीं होगा। हमारा जो वित्तीय नियोजन है वह सही नहीं माना जाएगा। देखिए, जिस समय हमें आवश्यकता है उस समय पर्याप्त मात्रा में वित्त हमारे को प्राप्त हो जाए, यही वित्तीय नियोजन होता है। अब इसे विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। वित्तीय नियोजन व्यवसाय के लिए कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को वित्तीय नियोजन कहते हैं। यानी जिस दिन हमें वित्त की आवश्यकता है, जिस कार्य के लिए वित्त की आवश्यकता है, उस समय हमें वित्त प्राप्त हो जाए। हमें 10 तारीख को 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो 1 करोड़ रुपए हमें 10 तारीख को प्राप्त हो जाएं। और कहाँ से प्राप्त होंगे, किस स्रोत से प्राप्त होंगे, इसकी पहले ही हम प्लानिंग कर लें, यही होता है वित्तीय नियोजन। देखिए, योजना भविष्य को देखते हुए बनाई जाती है। भविष्य में हमारे पास किस कार्य पर कितना पैसा हमें खर्च करना होगा, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है, यह योजना जो बनाई जाती है वह वित्तीय नियोजन के अंतर्गत बनाई जाती है। पैसा कहाँ से आ रहा है,
कहाँ जा रहा है, इसकी पूरी व्यवस्था वित्तीय नियोजन के अंतर्गत हमें पहले से ही अनुमान लगाना होता है। वित्तीय नियोजन से तात्पर्य निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य प्रचालन से संबंधित वित्तीय ब्लूप्रिंट, खाका या स्वरूप तैयार करना है। देखिए, एक संगठन में कई कार्य होते हैं। क्रय का कार्य भी होता है, इस पर भी हमें पैसे खर्च करने होते हैं। उत्पादन का कार्य भी होता है, इसके लिए हमें मशीनरी, कई चीज़ें अन्य खरीदनी होती है, तो इन पर हमें खर्च करना होता है। पैसा क्या है, खर्च करना होता है। अब कितना पैसा इन कार्यों पर हम खर्च करेंगे, इसका पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए, और वह पैसा जो हमें खर्च करना है वह कहाँ से प्राप्त होगा, इसके लिए भी पहले से ही हमें एक खाका बना लेना पड़ता है। यानी हम एक क्या है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और उसके अनुसार ही हमारी जो वित्तीय व्यवस्था होती है वह की जाती है। कहाँ से पैसा हम प्राप्त करेंगे, कितनी तारीख को हमें कितना पैसा चाहिए होगा, इसका पहले ही पूर्वानुमान लगाया जाता है, और इसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वित्तीय ब्लूप्रिंट खाका तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारे कार्यों की जो गतिविधि है वह निरंतर चलती रहे, हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने का आश्वासन होता है। उचित समय पर पर्याप्त निधि हमारे पास उपलब्ध हो जाए। हमारा जो कंपनी है, इसे आज कोई कच्चा माल खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है। कच्चा माल खरीदने के लिए हमें क्या है, धन की आवश्यकता है, और हमारे पास केवल 1 लाख रुपए ही हैं। हमें आवश्यकता कितनी है, 5 लाख रुपए की, जबकि हमारे पास कितनी है धन, 1 लाख रुपए है। तो यह हमारे संगठन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं है कच्चा माल खरीदने के लिए। बाद में अगर यह धन हमें मिल भी जाता है, यह वित्त हमें प्राप्त भी हो जाता है, तो वह भी हमारे लिए किसी प्रकार का उपयोगी नहीं होगा। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जिस समय हमें जितने वित्त की आवश्यकता है वह वित्त हमारे संगठन को प्राप्त हो जाए। जिस कार्य के लिए हमें वित्त की आवश्यकता है, उस कार्य को संपादित करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध हो जाए, और यही कार्य वित्तीय नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध नहीं होती है तो फर्म अपने वायदों को पूरा भी नहीं कर पाएगी। देखिए, यदि पर्याप्त मात्रा में निधि वित्त उपलब्ध नहीं होता है तो फर्म द्वारा जो वायदा किया गया है वह उसे पूरा नहीं कर पाएगी। मान लीजिए हमें ऋणों पर ब्याज चुकाना है, आज वह ब्याज चुकाने की तारीख है। यदि हमारे पास वित्त नहीं है तो हम वह ब्याज कैसे चुकाएंगे? तो इस प्रकार हम हमारी कंपनी के वायदों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे व्यवसाय की जो छवि होती है वह खराब होती है, व्यवसाय को व्यवस्थित विधि से चला भी नहीं पाएगी। और यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं है तो हमारा जो व्यवसाय है वह ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगा। उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता होती है, और वह भी सही समय पर हमें आवश्यक होता है। यदि सही समय पर पर्याप्त निधि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो संगठन ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर यदि निधि की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो अनावश्यक रूप से लागत में वृद्धि होती है तथा अपव्यय भी होता है। देखिए, अभी हमने उदाहरण देखा कि हमारे पास आवश्यक धनराशि नहीं है, लेकिन उस दिन जब हमें 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, उस समय हमारे पास 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अधिक राशि हमारे पास है। यहाँ पर 5 लाख रुपए तो हमने व्यय कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे पास 20 लाख रुपए की राशि पड़ी हुई है। देखिए, अब ये जो अधिक वित्त है वह भी एक व्यवसाय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से लागत में वृद्धि होती है। हमने किसी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त किया है, अब ऋणों पर ब्याज का भुगतान करना होगा। ऐसे में जो ये धन राशि हमारे पास अधिक पड़ी हुई है, इस पर भी हमें ब्याज का भुगतान करना होगा और हमारे लागत बढ़ती चली जाएगी। तो इससे अपव्यय भी होने की संभावना बनी रहती
रहती है। हो सकता है जो प्रबंधन है वह इस धनराशि का सही उपयोग नहीं करे और इसका अपव्यय होने लगेगा, जिससे संगठन को नुकसान होगा। तो संगठन में कम राशि का होना भी नुकसानदायक है और अधिक राशि का होना भी नुकसानदायक होता है। वित्तीय नियोजन न तो वित्तीय प्रबंध के समतुल्य है और न ही उसका स्थानापन्न है। देखिए, वित्तीय नियोजन न तो वित्तीय प्रबंध के समतुल्य है, समान है, और न ही उसका स्थानापन्न यह माना जाता है। यह वित्तीय प्रबंध का ही एक भाग माना जाता है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य सर्वोत्तम निवेश का चुनाव करना तथा वित्तीय विकल्पों पर उनसे मिलने वाले लाभों तथा उन पर आने वाली लागत पर फोकस करना है तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की संपदा में बढ़ोतरी करना है। देखिए, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वोत्तम निवेश का चुनाव करना। मतलब हमें जो वित्त प्राप्त है, हमारे पास जो वित्त है, उसका निवेश हम कहाँ करें, किस कार्य के लिए उसका निवेश करें। या तो हम उसका स्थायी जो संपत्तियां हैं उनको क्रय करने में निवेश करें, या उसको कार्यशील पूंजी के रूप में अपने व्यवसाय में लगाएं, रोकड़ के रूप में उस वित्त को अपने पास रखें जो कि दैनिक क्रियाकलापों पर खर्च किया जाएगा। देखिए, जो भी व्यवसाय होता है उसका मुख्य लक्ष्य होता है अंशधारियों की आय में वृद्धि करना। तो यहाँ पर जो वित्तीय प्रबंध है उसके अंदर वित्त का निवेश करते समय यह देखा जाता है कि किस कार्य को करने पर अंशधारियों की आय में वृद्धि होगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाता है? धन का निवेश किया जाता है। साथ ही साथ जब भी वित्तीय संबंधी निर्णय लिए जाते हैं वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत, तब यह देखा जाता है कि किस स्रोत से, जो स्रोत हैं जहां से हम वित्त प्राप्त करेंगे, उन पर कितनी लागत आएगी। देखिए, हर स्रोत से धन प्राप्त करने में कुछ न कुछ लागत अवश्य आती है, साथ ही साथ कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होता है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि किस स्रोत पर कम लागत आएगी, साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस स्रोत से धन एकत्र करने पर कम से कम जोखिम हमें उठाना पड़े। तो ऐसे ही स्रोत का हम क्या करते हैं? चयन करते हैं। चाहे वह समता अंश के माध्यम से धन एकत्र किया जाए, चाहे पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से धन एकत्र किया जाए, या फिर ऋणों के माध्यम से धन एकत्र किया जाए। तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत यह भी देखा जाता है। साथ ही साथ वहां पर लाभांश संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें यह देखा जाता है कि जो हमारे को लाभांश प्राप्त हुआ है उसमें से कितना धन अंशधारियों को दिया जाए, यानी कितना लाभांश अंशधारियों को दिया जाए और कितना हम संचित आय के रूप में अपने भविष्य में काम में लेने के लिए व्यवसाय के पुनर्विनियोग हेतु अपने पास रख लें। तो यह भी देखा जाता है। देखिए, दोनों ही बातें हैं। अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करना भी जरूरी होता है ताकि बाजार में जो अंश हैं उनके बाजार मूल्य में वृद्धि हो। साथ ही साथ जो संचित आय है इसके रूप में धन रखना भी जरूरी हो जाता है भविष्य में पुनर्विनियोग के लिए। तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आती है। वित्तीय दूसरी ओर वित्तीय नियोजन का उद्देश्य निधि आवश्यकताओं पर फोकस करते हुए सुगम संचालन हेतु वित्तीय निर्णयों के मतानुसार उनकी उपलब्धता का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो वित्तीय निर्णय लिए गए हैं वित्तीय प्रबंधन के द्वारा, उसके अनुसार उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारी वित्तीय आवश्यकताएं हैं वे सही समय पर पूरी हो जाएं। जब हमें धन की आवश्यकता हो उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो जाए, वित्त उपलब्ध हो जाए। यह आता है वित्तीय नियोजन के अंतर्गत। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का प्रयत्न उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने की संभावना होती है। इससे प्रबंध को निधि की मात्रा तथा आवश्यकता का समय ज्ञात करने में सहायता प्राप्त होती है। देखिए, यह उन मदों की भविष्यवाणी करता है जिनमें परिवर्तन हो सकता है। किसी भी मद में कितने धन की आवश्यकता है वह बदलती रह सकती है, और कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी, कब हमें धन की आवश्यकता होगी, इसका पूर्वानुमान वित्तीय नियोजन के अंतर्गत लगाया जाता है ताकि आवश्यकता के समय पर हम पर्याप्त वित्त की व्यवस्था कर सकें। हम प्रबंध को वित्तीय निधि की मात्रा व आवश्यकता का समय
ज्ञात करने में वित्तीय नियोजन के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। वित्तीय नियोजन उन्हें सहायता प्रदान करता है कि वे सही समय पर वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित कर दें। वित्तीय नियोजन निम्नांकित दो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्षरत रहता है। देखिए, जो वित्तीय नियोजन होता है वह दो बातों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, और वे बातें कौन सी हैं? निधियों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना, कि जिस समय हमें निधि की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, उस समय वह वित्त हमें उपलब्ध हो जाए। जैसे किसी कार्य को करने के लिए हमें 15 तारीख को 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो 15 तारीख को हमारे पास कितने रुपए हों? 5 लाख रुपए हों। इसकी पहले से ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार 15 तारीख को हमारे पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे। इससे पहले चाहे हमारे पास 1 लाख रुपए हों 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, 14 तारीख तक, लेकिन जैसे ही 15 तारीख हो और हमारे पास पूर्ण रूप से 5 लाख रुपए प्राप्त हो जाएं, तो यही होता है वित्तीय नियोजन में आवश्यकता के अनुसार वित्त की उपलब्धता का होना। इसका तात्पर्य निधियों का विभिन्न उद्देश्यों की आवश्यकता एवं उपलब्धता समय का अनुमान लगाना है कि किस उद्देश्य के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी। कच्चा माल खरीदने के लिए संगठन को कितने समय पर कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका पूर्वानुमान लगाना, साथ ही उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा जैसे उत्पादन कार्य है, इसके लिए हमें कोई मशीन खरीदनी है और यह मशीन कब हमें खरीदनी है, इस पर कितना व्यय होगा, कहां से धन आएगा, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना वित्तीय नियोजन के अंतर्गत किया जाने वाला प्रमुख कार्य होता है। दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय करने के लिए या व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करने के लिए आदि। और यह जो वित्त है, इसकी आवश्यकता का अनुमान, साथ ही समय का अनुमान जो लगाया जाता है वह लगाया जाता है दीर्घकालीन संपत्ति के क्रय के लिए। दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय करने व व्यवसाय की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, दैनिक क्रियाकलाप हैं, जैसे कच्चा माल हमेशा चाहिए होता है, हर माह कितने रुपए का कच्चा माल हमें चाहिए होता है, इसके लिए वित्त की जो आवश्यकता होती है उसको सुनिश्चित करना, उसको उपलब्ध कराना एक वित्तीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है, और यह भी सुनिश्चित करना कि हमारी फर्म को आवश्यकता तो है 5 लाख रुपए की और हमने कहीं से ऋण के माध्यम से ले लिए हैं 25 लाख रुपए, यानी आवश्यकता कितनी थी? 5 लाख रुपए की और लिए हमने 25 लाख रुपए। तो यहाँ अनावश्यक रूप से हमारे पास जो ये 20 लाख रुपए हैं, ये हमारे व्यवसाय में पड़े रहेंगे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। यदि हम इस धनराशि का सही उपयोग कर लें तो वह हमारे व्यवसाय के लिए क्या होगा? लाभकारी होगा, अन्यथा वह हमारे व्यवसाय पर भार के समान ही होगा और इसका अपव्यय भी किया जा सकता है। निधि आधिक्य सदैव ही अनुचित है, ठीक उसी प्रकार जैसे अनुपयुक्त निधिकरण। देखिए, निधि का अधिक होना सदैव अनुचित होता है व्यवसाय के लिए। कभी भी यह उचित नहीं होता कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में धन पड़ा हुआ है। यदि जो धन अधिक मात्रा में पड़ा हुआ है तो उसका दुरुपयोग संभव है, उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि कुछ धन अधिक के मात्रा में हो सकता है, अच्छी वित्तीय योजना इसको अच्छे से अच्छे उपयोग में ला सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अधिक मात्रा में न हो सकता है कुछ धन हमारे पास अधिक मात्रा में हो। यहाँ हमें 5 लाख रुपए की आवश्यकता है और निश्चित समय पर हमारे पास 5,50,000 रुपए उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर 50,000 रुपए ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो भी अधिक धन हमारे पास है उसको हम अच्छे से अच्छे उपयोग में ला सकते हैं। यही अच्छा वित्तीय नियोजन होगा, ताकि वित्तीय संसाधनों को बिना उपयोग न छोड़ा जाए तथा अनावश्यक रूप से लागत में न जोड़ दिया जाए। देखिए, इससे क्या होगा? संसाधनों का सही उपयोग होगा, उनको बिना उपयोग नहीं छोड़ा जाएगा, साथ ही साथ अनावश्यक रूप से लागत में भी वृद्धि नहीं होगी। यहां पर हमने 25 लाख रुपए ऋणों के माध्यम से लिए हैं, इन पर हमें ब्याज तो देना ही होगा ही।
लेकिन अब ये अनावश्यक यदि 20 लाख रुपए हम व्यवसाय में रखते हैं, इसका कहीं सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो वह व्यवसाय पर भार के समान ही होगा, उससे व्यवसाय पर भार पड़ेगा। उपयुक्त निधि आवश्यकताओं की तुलना तथा उनकी सुलभता वित्तीय नियोजन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है कि व्यवसाय को कितने वित्त की उपलब्धता की आवश्यकता है, यह वित्तीय नियोजन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। और वह कहां से हमें आसानी से सुलभ होगा, जिस समय हमें जरूरत है उस समय किस स्रोत से हम वित्त प्राप्त करेंगे, यह भी वित्तीय नियोजन के अंतर्गत निश्चित किया जाता है। वित्तीय नियोजन में एक दिए हुए समय में विकास, निष्पादन, निवेश तथा निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। एक निश्चित दिए हुए समय में, जो समय दिया गया है, उस समय में विकास के लिए, निष्पादन के लिए, निवेश के लिए और निधि की क्या आवश्यकता रहेगी, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। वित्तीय नियोजन में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नियोजन सम्मिलित होता है। देखिए, जब भी वित्तीय नियोजन किया जाता है तो कम समय के लिए यानी अल्पकाल के लिए, 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए भी नियोजन किया जाता है कि 1 साल के अंदर कितना रोकड़ बाहर जाएगा, कितना रोकड़ की हमें जरूरत पड़ेगी, कितना अंतर्गमन होगा, इसको भी ध्यान रखा जाता है। बजट तैयार किया जाता है एक संगठन के लिए, और साथ ही साथ दीर्घकालीन नियोजन, लंबे समय के लिए भी योजना बनाई जाती है। दीर्घकालीन नियोजन से तात्पर्य दीर्घकालीन विकास तथा निवेश से होता है। लंबे समय के लिए विकास संबंधित योजनाओं पर, साथ ही साथ उन पर कितना निवेश किया जाएगा, इससे दीर्घकालीन नियोजन संबंधित होता है। अल्पकालीन नियोजन के अंतर्गत अल्पकालीन वित्तीय योजना आती है, जिसे बजट कहते हैं। देखिए, अल्पकालीन नियोजन के अंदर अल्पकालीन योजना आएगी जो 1 वर्ष से कम समय अवधि की होगी, वह इसके अंतर्गत आती है। और इसमें आता है बजट। हर संगठन अपना बजट निर्धारित करता है। हर कार्य के लिए वह क्या करता है, बजट निर्धारित करता है। एक संगठन में जो विभाग होते हैं, उन विभागों में अलग अलग बजट तैयार किया जाता है और समेकित रूप से पूरे संगठन का एक बजट तैयार कर लिया जाता है। कितनी धनराशि की आवश्यकता किस कार्य के लिए होगी, कहां से वह धनराशि एकत्र की जाएगी, यह सब कुछ बजट के अंदर होता है। प्रारूपिक वित्तीय नियोजन 3 से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। लंबे समय के वित्तीय नियोजन कुछ जटिल हो जाते हैं तथा कम उपयुक्त होते हैं। देखिए, जो प्रारूपिक वित्तीय नियोजन है वे 3 से 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं। ये दीर्घकालीन नियोजन के अंतर्गत आते हैं। लंबे समय के जो वित्तीय नियोजन होते हैं वे बड़े जटिल होते हैं, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन के हिसाब से ही हमारी लागत भी परिवर्तित होती रहती है और जो हमारे वित्तीय स्रोतों से धन की उपलब्धता है वह भी परिवर्तित होती रहती है। तो ये जो परिवर्तन है, इसके कारण वित्तीय नियोजन जो लंबे समय के लिए किए जाते हैं वे कुछ जटिल हो जाते हैं तथा कम ही उपयुक्त होते हैं, बहुत कम उपयुक्त माने जाते हैं। ऐसी योजनाएं जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए तैयार की जाती है उन्हें बजट कहते हैं। देखिए, ऐसी योजनाएं जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए तैयार की जा रही है उन्हें हम बजट कहते हैं। ये अल्पकालीन योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। वित्तीय नियोजन का शुभारंभ बिक्री के पूर्वानुमान लगाने से होता है। देखिए, कोई भी संगठन जब भी वित्तीय नियोजन करता है तो वह बिक्री का पूर्वानुमान लगाता है। आने वाले समय में वह कितनी बिक्री करेगा, मान लीजिए उसे अग्रिम 5 वर्षों के लिए, आगे के 5 वर्षों के लिए बिक्री का अनुमान उसने लगाया है, तो उसे कितनी धनराशि का स्थायी संपत्तियों पर निवेश करना होगा। स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीनरी पे उसे कितना निवेश करना होगा। साथ ही साथ कार्यशील पूंजी के रूप में उसे कितना धन अपने पास रखना होगा, इसका उसके द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है। सबसे पहले वह बिक्री का पूर्वानुमान लगाएगा कि कितनी बिक्री वह करेगा और कितना धन आएगा। साथ ही साथ वह यह भी अनुमान लगाएगा कि इसके लिए स्थायी संपत्तियों पर उसे कितना निवेश करना होगा, कार्यशील पूंजी के लिए उसे कितने धन की आवश्यकता होगी, कहां से वह धन प्राप्त करेगा। इन बातों का वह क्या करता है, पूर्वानुमान लगाता है।
इसी पर आधारित वित्तीय विवरणों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि निवेश के लिए निधि स्थायी पूंजी के लिए तथा चालू पूंजी के लिए कितनी आवश्यक होगी। देखिए, बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के बाद में वह यह अनुमान लगाता है कि स्थायी पूंजी के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी और चालू पूंजी के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी और फिर उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयासरत होता है। आंतरिक स्रोतों से कितनी निधि का प्रबंध किया जा सकेगा, वह बाह्य निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकेगा। देखिए, वह यह भी देखता है कि आंतरिक स्रोतों से वह कितना वित्त एकत्र कर लेगा। जो संचित आय उसने अपने पास रखी है पुनर्वित्त हेतु, उसके द्वारा वह कितने वित्त की व्यवस्था कर लेगा। वह अपने स्रोतों के माध्यम से, जो आंतरिक स्रोत हैं, अन्य स्रोत जैसे स्टॉक है, उनके माध्यम से कितने धन की व्यवस्था कर लेगा, इस पर वह पूर्वानुमान लगा लेता है। साथ ही वह बाह्य निधि की आवश्यकता का अनुमान भी लगाता है कि कितना धन हम आंतरिक स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं और अभी भी कितना धन हमें बाह्य स्रोतों से प्राप्त करना है, बाह्य स्रोतों से हमें जुटाना है। इसका वह पूर्वानुमान लगा लेता है और उसके बाद में उस वित्त की व्यवस्था करने के लिए प्रबंधन प्रयासरत हो जाता है। निधि आवश्यकता की पूर्ति किन स्रोतों से होगी की पहचान की जाती है तथा रोकड़ बजट तैयार किए जाते हैं। देखिए, निधि की आवश्यकता किन स्रोतों के माध्यम से हम पूरी करेंगे, कहां से हम अंश के माध्यम से धन एकत्र करेंगे, हम ऋण पत्रों के माध्यम से धन एकत्र करेंगे, या फिर हम सार्वजनिक जमा के माध्यम से धन एकत्र करेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के पास जाकर धन एकत्र करेंगे ऋण के रूप में। तो यह देखा जाता है कि हम किस स्रोत से धन प्राप्त करेंगे और इसके साथ साथ रोकड़ बजट भी तैयार किया जाता है। कितना धन अंतर्गमन हो रहा है, कितना धन अंदर आ रहा है और कितने धन का बहिर्गमन हो रहा है, कितने धन का हम व्यय कर रहे हैं, इसका पूर्वानुमान रोकड़ बजट में लगाकर तैयार किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक इकाई के समग्र नियोजन का वित्तीय नियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, हर संगठन एक योजना बनाता है, वह पहले नियोजन का काम करता है। एक संगठन के प्रबंधन द्वारा नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है और जब भी वह योजना बनाता है तो संगठन के लिए वह वित्तीय नियोजन भी अवश्य करता है। कहां से धन आएगा, कहां पर धन खर्च किया जाएगा, किन किन परियोजनाओं पर कितना धन खर्च किया जाना है, यह भी एक प्रबंधन द्वारा किया जाता है। तो जो नियोजन का कार्य होता है प्रबंधन का, उसमें वित्तीय नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका लक्ष्य कंपनी कोष की उपलब्धता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अनिश्चितता का सामना करने के योग्य बनाना है कि कंपनी के कोष की उपलब्धता कहां से होगी, किन स्रोतों से धन एकत्र किया जाएगा, किस समय धन उपलब्ध किया जाना जरूरी होगा, यानी धन की आवश्यकता किस समय हमें पड़ेगी, यह सब कुछ पहले ही निर्धारित किया जाता है, जिससे अनिश्चितता का सामना आसानी से किया जा सकता है। संगठन किसी भी अनिश्चित स्थिति में आसानी से वित्त की व्यवस्था कर सकता है। यह संगठन के सुगम प्रचालन में सहायक होती है और वित्तीय नियोजन यदि अच्छे तरीके से कर लिया जाता है तो यह संगठन के सुगम प्रचालन के लिए, संचालन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वित्तीय नियोजन के महत्व, यह फर्म को भविष्य की परेशानियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाते हैं। भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए सामना करने के लिए संगठन को तैयार कर देते हैं। जो भी योजना होती है वह भविष्य को देखकर भविष्य के लिए बनाई जाती है। देखिए, आज हम कोई योजना बना रहे हैं तो वह 2015 के लिए नहीं बनाएंगे, वह योजना हम बनाएंगे 2025 को ध्यान में रखकर, 2030 को ध्यान में रखकर कि 2025 में हमारे व्यवसाय का स्वरूप कैसा होगा, हम व्यवसाय को कहां ले जाएंगे और हमें कितने वित्त की आवश्यकता अपने कार्यों के लिए पड़ेगी। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि यदि इस स्रोत से हम धन प्राप्त नहीं कर पाए
तो उस धन की व्यवस्था हम किस अन्य स्रोत से करेंगे, इसके लिए स्थानापन्न योजना भी तैयार की जाती है। विभिन्न परिस्थितियों के ब्लूप्रिंट बनाकर प्रबंध यह निश्चय कर सकता है कि परिस्थितियों का क्या किया जाना चाहिए, कि भाई जब हम 2025 के लिए योजना बना रहे हैं उस समय क्या क्या परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं, उनका पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है। और उस परिस्थिति में हम वित्त की व्यवस्था कैसे करेंगे, किन किन स्रोतों से वित्त की व्यवस्था हो पाएगी, इसका खाका भी पहले ही तैयार कर लिया जाता है। स्थानापन्न वित्तीय नियोजनों की इस तरह की तैयारी कुछ विभिन्न परिस्थितियों में स्पष्ट रूप में व्यवसाय के सुगम संचालन में असीम सहायता प्रदान करती है। और जब एक संगठन द्वारा स्थानापन्न वित्तीय नियोजन किया जाता है कि इस स्रोत से धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम इस स्रोत से धन प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार की योजना अगर पहले से ही बनाई हुई है अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तो व्यवसाय के लिए वित्त आसानी से उपलब्ध होता रहेगा और हमारे जो संचालन है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अगला महत्व है, यह व्यावसायिक आकस्मिक परेशानियों तथा विस्मयों से बचने में सहायता करती है तथा भविष्य निर्माण में भी सहायक होती है। देखिए, अच्छी वित्तीय नियोजन अगर हमने की है तो उससे जो भी आकस्मिक परेशानियां हमारे व्यवसाय में उत्पन्न होंगी, जो भी वित्तीय बाधाएं हमारे व्यवसाय को दिखेंगी भविष्य में, उनका आसानी से सामना कर लिया जाएगा, उन परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा। किस वित्तीय स्रोत से हम धन प्राप्त कर रहे हैं, उस वित्तीय स्रोत में यदि कोई बाधा आ गई तो हम दूसरे वित्त के स्रोत से धन अर्जित कर लेंगे। तो इस प्रकार भविष्य निर्माण में भी यह सहायक होती है। विभिन्न व्यवसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। जो व्यवसाय के विभिन्न कार्य होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने में भी वित्तीय नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय प्रबंधन में कार्य की विस्तृत योजना तैयार करके अपव्यय को कम किया जा सकता है। देखिए, जब कार्य की विस्तृत योजना तैयार हो जाती है, किस कार्य पर कितना धन व्यय होगा, कितना धन खर्च किया जाएगा, इससे अपव्यय की संभावना खत्म हो जाती है। क्रियाओं की पुनरावृत्ति तथा नियोजन में अंतराल को भी कम किया जा सकता है और कार्यों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती, मतलब दोहरान भी नहीं होता, एक कार्य बार बार नहीं किया जाता। तो इस समस्या से भी बचाव हो जाता है यदि पहले ही अच्छा वित्तीय नियोजन कर लिया गया है। तो साथ ही साथ नियोजन में जो अंतराल है, कोई गैप आ रहा है, उसको भी कम किया जा सकता है। यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है और जो वर्तमान में जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसको भविष्य में और भी अधिक अच्छी समृद्धशाली बनाने में वित्तीय नियोजन क्या करता है, मदद करता है। वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का यह प्रयत्न करता है। यह निवेश तथा वित्तीय निर्णयों में अनवरत आधार पर संपर्क स्थापित करता है कि भाई हम कहां से वित्त प्राप्त करेंगे, किन स्रोतों से वित्त प्राप्त करेंगे, किस अनुपात में हम वित्त प्राप्त करेंगे, अंशों से कितना वित्त प्राप्त कर रहे हैं, अंश पूंजी से, साथ ही साथ ऋण पत्रों से, ऋणों के माध्यम से हम कितना धन प्राप्त कर रहे हैं, इनमें क्या अनुपात रहेगा जो कि संगठन के लिए लाभकारी रहे, साथ ही साथ इन पर कितनी लागत आएगी, कितना जोखिम वहन करना पड़ेगा, इसका पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। और इस धन को जो हमें वित्त प्राप्त हुआ है इसको हम किन कार्यों में लगाएंगे, इसका पहले ही क्या कर लिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है और इनमें संपर्क स्थापित करने का कार्य भी किया जाता है कि हमें जो ये निवेश करना है, स्थायी संपत्ति पे निवेश करना है मान लीजिए, तो इसके लिए हम ऋणों से वित्त प्राप्त कर लें और आसानी से निवेश कर लें। तो इन दोनों में संपर्क भी स्थापित किया जाता है वित्तीय नियोजन के माध्यम से। कहां से धन हम प्राप्त करेंगे और कहां निवेश करेंगे, इनमें संबंध स्थापित किया जाता है। विभिन्न व्यवसायिक खंडों के उद्देश्यों की व्याख्या करके यह वास्तविक निष्पादन का आसानी से मूल्यांकन करता है और इसमें अलग अलग व्यवसायिक उद्देश्यों की जो व्याख्या की जाती है उसके द्वारा जो वास्तविक निष्पादन होता है, जो वास्तविक परिणाम होता है, उनका आसानी से हम मूल्यांकन कर सकते हैं वित्तीय नियोजन के द्वारा। देखिए बच्चों, आज हमने वित्तीय नियोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का ही एक भाग माना जाता है। वित्तीय प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि जो वित्तीय नियोजन है वह वित्तीय प्रबंध का ही एक भाग होता है। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत
वित्त सही समय पर हमें उपलब्ध हो जाए, जिस कार्य के लिए हमें वित्त की आवश्यकता है वह आसानी से उपलब्ध हो जाए, न तो कम मात्रा में वित्त हमारे को मिले, न ही अधिक मात्रा में वित्त हमारे व्यवसाय में रहे, इसको वित्तीय नियोजन के द्वारा देखा जाता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।